हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, अब तक हमने जो साइंस के पोर्शंस थे तीन मेजर, जिसमें अपन बात करते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों 25-25 नंबर के जो पार्ट थे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप आप लोगों ने इन तीनों पोर्शन का बिल्कुल डिटेल के साथ अध्ययन किया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कुछ ऐसे बालक जो नए जुड़े हैं, जिन्हें जो यूट्यूब से अभी अभी आए हैं, तो उन्हें बता दें कि हमने क्लास 10th में साइंस का जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपने 25 नंबर की केमिस्ट्री है, 25 नंबर की बायोलॉजी है और 25 नंबर की फिजिक्स है। उसके सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिए, यानी अपने एनसीईआरटी बुक है उसके 1 से लेकर जो 12वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अपना एक चैप्टर शेष रहता है, वो है 13 चैप्टर पर्यावरण या एनवायरमेंट, जिससे हमारे एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल और वेरी इजी टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इसमें से लगभग 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आना है, जो कि हमारे लिए अथवा में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे, क्योंकि एक तो अथवा आ रहा है इस चैप्टर से, एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अति लघुरात्मक आएगा और एक 3 नंबर का आपके दीर्घ उत्तरात्मक या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो आपके उस लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली अथवा मिलेगा। अथवा मिलेगा मतलब छोटा सा पहले से चैप्टर है और उसमें से भी अगर आपको अथवा मिल रहा है तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर दिलाने की मैं गारंटी लेता हूं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे ना, तो बेटा इस चैप्टर को दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल डिटेल के साथ आपको पूरे उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपको इसी क्लास में सारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और याद हो जाए। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिनका हम आपको रिवीजन करवा देंगे। तो ये हमारा अंतिम चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद में आगे की क्या रणनीति होगी, इसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको आगे की पूरी रणनीति बताई जाएगी और आपको पूरे 100 में से 100 नंबर लाने के लिए एक सटीक रणनीति के आधार पर अपन काम करेंगे। पूरे रोड मैप को तैयार करेंगे कि अपन को कैसे आगे क्या पढ़ाई करनी है कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए। हमारा टारगेट पूरा 100 नंबर का ही होना चाहिए, एक नंबर भी कम का टारगेट लेकर अपन को नहीं चलना है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में, जिसमें अपन बात करने वाले 13 चैप्टर, हमारी लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, जिसमें अपन बात करते हैं पर्यावरण या एनवायरमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर पर्यावरण और एनवायरमेंट में, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस के बारे में ही बात। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसमें तो आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, हम क्या क्या इसमें कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या हमारे को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो हमारे की पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्यावरण या एनवायरमेंट। पर्यावरण या एनवायरमेंट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, इसके घटक कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं, जो इकोसिस्टम है क्या होता है, इसके कितने घटक हैं, वो किस प्रकार से हमारे को प्रभावित करता है, जीव किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे आहार श्रृंखला। हमारे इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह सकता हूँ टॉपिक है, जहां से आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो डेफिनेट मिलने ही वाला है। 100% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया और इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि कभी आप इसमें भूलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे और नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। उसमें खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, खाद्य जाल की बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। फिर अपन बात करते हैं पौष्टिक स्तर क्या है, किस प्रकार से ये आहार श्रृंखला में निर्धारित करते हैं एक कड़ी को से दूसरी कड़ी को। फिर अपन बात करेंगे खाद्य पिरामिड्स की, खाद्य पिरामिड किसे कहते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर अपन बात करेंगे ये जो खाद्य पिरामिड है या हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जैविक आवर्धन के बारे में। आगे अपन देखेंगे जैविक आवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं, जैविक आवर्धन का प्रभाव किस प्रकार से आहार श्रृंखला में होता है। वायुमंडल में ओजोन, सेकंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। तो वो कौन सा है, वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण, यानी ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन परत को क्षति किस प्रकार से पहुंचती है और ये हमारे लिए क्या काम करती है।
और सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में, किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या है, पर्यावरण पे इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये मुख्य टॉपिक है जिनमें अपन इस 13 चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। इनसे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्यावरण की। सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्यावरण या एनवायरनमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, अपन अगर बात करें पर्यावरण की तो मैं ये बताऊं आपको पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्यावरण डेफिनेशन के साथ साथ। तो जो हमारा पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। जो पर्यावरण है वो किससे मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। यहां अगर मैं परि की बात करूं तो मैं कह सकता हूं चारों ओर से। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घेरा, घेरा या ढका हुआ। ठीक है, तो चारों ओर का घेरा या जो हम चारों ओर से हमें ढके हुए हैं वो सभी क्या कहलाता है, पर्यावरण। अगर अपन परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, आवरण जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करता है, हमारे लिए आवश्यक होता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी अगर आप यहाँ जिस जगह बैठे हो उस जगह से भी देखोगे या जिस जगह आप रहते हो तो आपके जो चारों तरफ घेरा है, जो आपको चारों तरफ से घेर रखा है जिन्होंने, जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो आपको प्रभावित कर रही है, जिनके आपके जीवन में आवश्यकता है, उन सभी चारों ओर के जो घेरा है, आवरण है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे, हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ हो जाएगा चारों ओर से, और आवरण का मतलब ढका हुआ या घेरे हुए हैं। तो हमें चारों ओर से जो कुछ भी घेरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है जिसे आप स्टार्टिंग की क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हमें जो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, उसमें जितने भी सजीव पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ हैं, तो हमारे चारों ओर के आवरण में यानी जो सजीव है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो अपन कहेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में, ध्यान रखना, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों, पाए जाने वाले जीवों की पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया यानी आपस में वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, तथा उनकी पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक है, जैविक व अजैविक घटकों के साथ, जैविक व अजैविक घटकों के साथ अंतः क्रिया के साथ जो तंत्र निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया से निर्मित तंत्र, से निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बांट सकते हैं। प्राकृतिक में कौन जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो रहा है, जैसे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है, कोई उद्यान है, जंगल है, बगीचा है,
और कृत्रिम में कौन, मानव द्वारा निर्मित, जैसे बगीचा है, कोई एक्वेरियम है, कोई नदी है जो, या तालाब है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो तो क्या हो जाएंगे, कृत्रिम। और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है तंत्र है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। तो ये हो गए आपके पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा और ये इसके प्रकार। ठीक है, अगर अपन बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से कितने घटक हो गए, 2। एक तो जैविक घटक और अजैविक घटक। पर्यावरण के घटकों की बात करें तो भी यही है, जैविक और अजैविक, क्योंकि पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध से ही तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे, किसी क्षेत्र विशेष में, आपके चारों ओर का जो कोई क्षेत्र विशेष है, जिस जगह आप रह रहे हो, अगर उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले समस्त जीवों की परस्पर में क्रिया होती है, आप आपस में अपने अड़ोसी पड़ोसी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हो, और उनका जो पर्यावरण के अजैविक घटक है, सूर्य का ताप है, प्रकाश है, वायु है, इन सब के साथ जो आपकी अंतर निर्भरता है, इन सब से जो तंत्र बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। पूछा जा सकता है कि जो पर्वत है, मैदान है, वो किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो प्राकृतिक। बगीचा है, घास का मैदान है, वो किस प्रकार का है, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, देखो परिभाषा देख लो, किसी क्षेत्र विशेष में के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर क्रिया तथा पर्यावरण के विभिन्न जैव और अजैविक घटकों के साथ उनकी अंतर क्रियाओं से निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। 2 प्रकार का, प्राकृतिक में हो जाएगा वन, तालाब, झील आदि, और यहाँ कृत्रिम में हो जाएगा बगीचा है, खेत है, जो भी अगर अपन ने छोटा सा कोई गार्डन बना रखा है, उद्यान बना रखा है, तो वो कृत्रिम में आ जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के या पारितंत्र के कितने घटक है, अगर आपको पूछे तो आप क्या बताओगे, 2 घटक है, जैविक अजैविक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के दोनों घटकों में सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे अजैविक घटक। तो किसे कहेंगे, यह निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ होता है। किससे, निर्जीव वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं कह सकते हैं या निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो निर्जीव पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें निर्जीव पदार्थों को शामिल किया जाता है, अजैव घटक कहलाता है। अगर मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से आपसे एक पूछे तो अपन कह सकते हैं सूर्य का ताप, सूर्य का ताप, वर्षा, वायु, या अगर अपन बात करें तो भूमि, खनिज, ये सभी अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए ढंग से कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो सूर्य का ताप है, वर्षा है, भूमि है, वायु है और खनिज लवण, सारे अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। अगर अपन बात करें जैविक घटकों की, तो जैविक घटकों के अंतर्गत क्या होते हैं, क्या परिभाषा है, वे घटक जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से और जलवायु से निर्मित होते हैं। वे घटक जो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु से निर्मित होते हैं, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। ताप है, वर्षा है, वायु, मृदा और खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं जैविक घटकों की। जैविक घटक ये किससे मिलकर बने होते हैं, सजीव पदार्थों से, सजीव पदार्थों से, जीवित प्राणियों से, सजीव या जीवित पदार्थों से, यानी ऐसा घटक जिसमें सजीव आते हैं, जीवित प्राणी आते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। अगर अपन जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक तो हो गए स्वयंपोषी। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, एक तो स्वयंपोषी, एक आता है इसमें विषमपोषी। ठीक है, एक अपन इसमें बात कर सकते हैं अपमार्जक या फिर अपघटक। अलग अलग भी लिखे हुए मिल जाते हैं, कई बार एक जगह भी मिल जाते हैं, अपमार्जक या अपघटक। ये किसके हो जाएंगे, जैविक घटक। स्वयंपोषी में कौन, उत्पादक, स्वयंपोषी या उत्पादक, क्या कहेंगे अपन, स्वयंपोषी या उत्पादक। परिभाषा अगर मैं बात करूं स्वयंपोषी की, किसे कहते हैं, विषमपोषी में क्या हो जाएगा, विषमपोषी या उपभोक्ता, क्या कहेंगे, विषमपोषी या उपभोक्ता। इस नाम से भी इस चैप्टर में हमारे उत्पादक उपभोक्ता दे रखे हैं। एक हो जाएगा अपमार्जक और एक हो जाएगा अपघटक, जिनका अपन डिटेल से
चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये पूछे पारितंत्र के कितने घटक है, जैविक और अजैविक। अजैविक में क्या पढ़ा अपने, कार्बनिक और अकार्बनिक तथा जलवायु घटकों से। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु घटक, या अपन डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थों से बनने वाले घटकों को क्या कहते हैं, अजैविक घटक। या कहलाएंगे अपन जो सजीव पदार्थ है, सजीव वस्तुएं, उनसे बनने वाले जो घटक हैं वो जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वपोषी की। स्वपोषी या उत्पादक, तो अपन कह सकते हैं कि वे जीव या अपन कह सकते हैं हरे पादप व नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूछे स्वपोषी किसे कहते हैं, या फिर आपको ये पूछे उत्पादक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या हरे पादप एवं नीलहरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण पूछे उत्पादक में तो कौन से आ जाएंगे, हरे पादप व नीलहरित शैवाल उत्पादक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें विषमपोषी या उपभोक्ता, जो सेकंड घटक था अपना जैविक में, वो है विषमपोषी या उपभोक्ता। किसे कहेंगे, वे जीव जो भोजन के लिए उत्पादक, जिसे अपन क्या कह रहे थे, स्वपोषी, उत्पादक या स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उत्पादक या स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी या उपभोक्ता। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो उपभोक्ताओं को अपन मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक, और भी अपन कह सकते हैं जैसे चतुर्थ उपभोक्ता। लेकिन मुख्यतः 3 या 4 उपभोक्ताओं वाली श्रेणियां ही अच्छी मानी जाती है। यानी ये सारे किस पर निर्भर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषमपोषी या स्वपोषी या उत्पादक पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, उन्हें विषमपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। जिनमें अपन बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता में अपन कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट शाकाहारी, जो स्वपोषी है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं छोटे मांसाहारी, जो शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर मैं तृतीय की उपभोक्ता की बात करूं तो यहाँ हो जाएंगे बड़े मांसाहारी, जो मांसाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं। चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा अपघटक या अपमार्जक, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। या और बड़े मांसाहारी, जो शाकाहारी, मांसाहारी, बड़े मांसाहारी सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 2 चीज हो गई। तीसरा अपमार्जक, डिकम्पोजर। देखो ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका बताइए। पारितंत्र में अपमार्जक क्या भूमिका निभाते हैं, तो आप क्या बताओगे। देखो अपमार्जक मतलब आपने सुना होगा, अपमार्जक साफ करने का काम करते हैं। तो यहाँ पारितंत्र में अपमार्जक क्या करेंगे, वे जीव जो पारितंत्र में उपस्थित मृत सड़ी गली वनस्पति का अपघटन करके उनको साफ करते, सरल अणुओं में बदलते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को, जो जटिल पदार्थ है, मृत पदार्थ है, मृत जीव है, इनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अगर मैं बात करूं उदाहरण में ऐसे कौन से हैं, तो सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव है जैसे कवक,
कुछ शैवाल, कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है। कुछ बड़े जीव भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे गिद्ध है, ठीक है, कौवा है। ये भी क्या है कि मृत सड़ी गली वनस्पतियों को खाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको पूछे अपमार्जक क्या आते हैं, तो वे सूक्ष्म जीव या वे जीव जो मृत सड़ी गली वनस्पति है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको खाकर पर्यावरण को साफ बनाए रखते हैं, स्वच्छ बनाए रखते हैं, उन्हें अपन अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप सूक्ष्म जीव कह सकते हो, कवक, शैवाल, जीवाणु आदि। देखो अगर अपन इनकी थ्योरी देखें तो थ्योरी में आप देख सकते हो वे घटक जो जीवित अवस्था में होते हैं, इनमें स्वयंपोषी, विषमपोषी, अपघटक और अपमार्जक आते हैं। सभी हरे पौधे और नीलहरी सेवा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। और वे जीव जो उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो बड़े मांसाहारी या मांसाहारी जीवों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। अपमार्जक, पारितंत्र में अपमार्जकों का प्रमुख स्थान है। ये जीव प्राणियों के मृत शरीर का आहार करते हैं। ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार यह पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव वगैरह जो भी उदाहरण है वो देख लेना। तो ये अपना था एक पोर्शन जिसमें अपन ने बात की पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर का आवरण, जिसमें जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की परस्पर क्रिया और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के साथ उनकी अंतर निर्भरता से जो तंत्र नहीं बनता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दो घटक बताए अपन ने, जैविक घटक और अजैविक घटक। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु घटकों से बनने वाले तो अजैविक घटक कहलाते हैं। और जिसमें सभी सजीव आते हैं, और जो सजीव आते हैं जीवित अवस्था में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अपनी बात की स्वयंपोषी या उत्पादक, विषमपोषी या उपभोक्ता, अपमार्जक या अपघटक इसके अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की। अगला अपना पॉइंट है आहार श्रृंखला। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2025 में आहार श्रृंखला से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का आवश्यक रूप से बोर्ड में मिलने वाला है। तो इसको ढंग से और तरीके से देखें। देखो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। आप ये कह सकते हो कि हमारे पारितंत्र में या पर्यावरण में प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, ठीक है, भोजन के लिए आश्रित रहता। इससे एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। आहार कह सकते हैं या खाद्य कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकृति में जो उत्पादक है वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। फिर आपने कहा विषमपोषी में जो उत्पादक पर भोजन के लिए निर्भर रहता है वो विषमपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कोई छोटे जीव है वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे जीव है जो उन्हें शाकाहारी जीवों को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे जीव है जो उन मांसाहारी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे जीव है जो उन छोटे मांसाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एक कड़ी बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। और इस श्रृंखला को भोजन पे आधारित है। चूंकि यह श्रृंखला भोजन के आधार पर बनी है, इसलिए इसे अपन क्या कह रहे हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तरीके से इसे परिभाषा देख लेना। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, ठीक है, जैसे घास के मैदान की बात करें तो किसी घास के मैदान में जो पेड़ पौधे हैं या घास है, ये तो क्या हो गई, उत्पादक। अब घास को जैसे मान लो कोई छोटे कीट खा रहे हैं, इन कीट को पे मान लो मेंढक निर्भर हो रहा है, ठीक है, इस मेंढक पे मान लो कोई सर्प पे निर्भर है,
और सर्प को मान लो बाज खा गया। ठीक है, तो इसे क्रमबद्धता के साथ एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। जैसे घास को कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सर्प खा रहा है, और सर्प को कौन खा रहा है? बाज। तो क्रमबद्धता के साथ इसमें एक श्रृंखला बनी हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। देखो इसके उदाहरण को और आगे डिटेल से देखते हैं अपन। देखो आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है खाद्य श्रृंखला में, जैसे ये जो भोजन है, ये जो घास है या पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, ये तो क्या है? उत्पादक। ये क्या है? उत्पादक। ठीक है, ये उत्पादक है, स्वपोषी है। इसके ऊपर निर्भर रह रहा है ये कीट, कीट या टिड्डा। ये इस घास को खा रहा है, इसको खा गया मेंढक। टिड्डे पे कौन निर्भर है? मेंढक। मेंढक को मान लो खा रहा है सर्प, और सर्प को खा गया मान लो बाज। और अंत में जब बाज की मृत्यु हो जाती है तो इसे ये जो कवक है या मशरूम है, कवक सूक्ष्म जीव, उन्होंने इसका क्या कर दिया? अपघटन। तो ये तो हो गया आपके लिए उत्पादक, ये हो गया आपके लिए प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ये हो जाएगा आपके लिए द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो जाएगा आपके लिए थर्ड उपभोक्ता, ये हो जाएगा फोर्थ उपभोक्ता, और ये हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, या मैं कह सकता हूं अपमार्जक। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक सारी कड़ी आ रही है। तो ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार से निर्भर है? भोजन के लिए आश्रित है। इसलिए इस प्रकार बनने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यानी यहां पर क्या कौन कौन आ गया? पौधे आ गए। ठीक है, पौधे के ऊपर निर्भरता किसकी हो गई? कीट की। कीट के ऊपर निर्भरता किसकी हो गई? मेंढक की। और मेंढक के ऊपर निर्भरता किसकी हो गई? सर्प की। ठीक है, सर के ऊपर निर्भरता किसकी हो गई? बाज की। और अंत में बाज का जो अपघटन है वो किसके द्वारा कर दिया गया? कवक के द्वारा कर दिया गया। तो आप इसको इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एक सीधी लंबी रेखा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक चेन बन गई पूरी, ये एक पूरी चेन या श्रृंखला बन गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं परिभाषा में कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित है, और इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसे हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, देखो परिभाषा भी दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तरीके से देखना। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर, एक जीव दूसरे जीव पर किसके लिए? भोजन के लिए आश्रित रहता है। इससे एक क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। अब ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला पूछे, ये किसकी हो जाएगी? घास के मैदान की, चारागाह की। तो यहाँ घास हो गया, टिड्डा हो गया, मेंढक, सांप या मोर, या घास, कीड़े, मेंढक, सर्प या बाज। इसी प्रकार से किसी वन या जंगल की, जंगल या वन में आहार श्रृंखला किस प्रकार से निर्मित होती है? पेड़ पौधे होते हैं, हिरण होता है, शेर होता है, और कोई भी जीव आ सकता है बीच में, लेकिन ये एक उदाहरण है। आपको ये पूछ सकता है घास के मैदान की, वन की, या किसी नदी या तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण दो। एग्जाम में ये कह दिया कि नदी या तालाब की किसी आहार श्रृंखला का उदाहरण दो, तो नदी या तालाब में क्या होते हैं? पादप, प्लवक, उत्पादक। ये हो गया आपके लिए उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इसमें मछली खा रही है, सेकेंडरी उपभोक्ता, और ये हो जाएगा थर्ड उपभोक्ता या थर्ड कंज्यूमर। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ये नदी या तालाब की है, ये जंगल की है, और ये घास के मैदान की। और इस प्रकार की पूरी जो श्रृंखला का निर्माण हो रहा है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, खाद्य जाल, अपन इससे पहले बात की थी खाद्य श्रृंखला की। अब खाद्य श्रृंखला में अपन क्या बात कर रहे थे कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित है। एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जिसे आहार श्रृंखला कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की घास है, अपन ने बात की घास को कीट खा रहे हैं, कीट को मान लो मेंढक खा गया, मेंढक को सर्प खा गया, सर्प को बाज खा गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कीट केवल किस पर निर्भर है? घास पर। मेंढक यहां किस पर निर्भर है? कीट पर।
तो जरूरी तो नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक ही श्रृंखला हो, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। कीट घास खा सकते हैं, पेड़ पौधे खा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति खा सकते हैं। मेंढक को अगर कीट नहीं मिले तो कोई दूसरे जीव खा सकता है, कोई अदर जीव अदर कीटों के ऊपर आक्रमण करके अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। या सर्प है, सर्प के लिए केवल मेंढक ही एक ऑप्शन नहीं है, सर्प चिड़िया खा सकता है, अन्य कोई जीव खा सकता है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है ना। तो अपन क्या कहें, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। जाल का मतलब जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक सघन खाद्य श्रृंखलाएं, यानी उसमें दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिली हुई है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, यदि दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में प्रत्येक जीव के पास एक से अधिक भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं, एक से अधिक भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार बनी हुई श्रृंखला को हम खाद्य जाल कहते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण आपके सामने एक उदाहरण है। देखो यहां मैं कह रहा हूं ये उत्पादक है, ये सारे क्या है, उत्पादक है ना। वनस्पति है, पेड़ पौधे छोटे बड़े सभी हैं, ठीक है। जैसे इस वनस्पति को रेबिट भी खा रहा है, खरगोश, ठीक है, खरगोश खा रहा है मान लो यहां पर। ठीक, खरगोश पे निर्भर है, मान लो बाज खा गया डायरेक्टली खरगोश को, एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला मिल गई 3 स्तर की। यहां अगर अपन करें कि मान लो टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कौन खा गया, चूहा खा गया, ठीक है। चूहे को कौन खा गया, सर्प खा गया, स्नेक। सर्प को कौन खा गया, बाज, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ बीज है, मक्खियां हैं, वो मक्खियां पेड़ पौधों से अपना मकरंद चूस रही है, मक्खियां, मधुमक्खियां, ठीक है। इनको कौन खा गए, पक्षी। पक्षी को कौन खा गया, मान लो सर्प। सर्प को कौन खा गया, बाज। अगर मैं बात करूं इसी प्रकार से पेड़, हिरण निर्भर है, हिरण को कौन खा गया, शेर। तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हो गई ना, ये उत्पादक है और ये सारे उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निर्भरता है। मान लो टिड्डे को चिड़िया भी खा गई, टिड्डे को माउस भी खा रहा है, तो चिड़िया के लिए भोजन के लिए केवल मक्खी नहीं है, टिड्डा भी है, कोई दूसरा कीट होता है। यहां मान लो कोई कीट यहां से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये कीट खा रहा है, कीट को कौन खा गया, चूहा खा गया। या कीट को कौन खा गए, पक्षी खा गए। या इन कीटों को मान लो कौन खा रहा है, चूहा खा रहा है। तो यहाँ चूहे के पास भी भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध है। मैं कह रहा हूं टिड्डे के लिए भी भोजन के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, पक्षी के लिए भी है, चूहे के लिए भी है, सर्प के लिए भी है, बाज के लिए भी है। तो ये सारी का जो आहार श्रृंखलाएं हैं आपस में मिक्स हो गई, तो इनको हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल। और इस उदाहरण को आप एक को ऐसे कैसे लिखना है, आप क्या लिखोगे, नीचे तो घास, आप इनको उदाहरण के रूप में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। घास या आप क्या कह सकते हो, पेड़ और पौधे, ठीक है। इन पेड़ पौधों पर निर्भरता किसकी है, मान लो खरगोश की, ठीक है। खरगोश के ऊपर निर्भर कौन है, बाज, ठीक है। या आप कह रहे हो कि जो घास या पेड़ पौधे हैं इनको कौन खा गया, टिड्डा, ठीक है। टिड्डे को कौन खा रहा है, चूहा, ठीक है। और यहां अगर मैं चूहे की बात करूं, चूहे को कौन खा गया, बाज। या चूहे को कौन खा गया, सर्प। सर्प को कौन खा गया, बाज। या मैं एक बात करूं यहां पर, तो यहां पर ये है मक्खियां, ठीक है। मक्खियों को कौन खा रहा है, पक्षी, ठीक है। पक्षी को कौन खा गया, सर्प। सर्प को कौन खा गया, बाज। अगर अपन जंगल की बात करें तो यहाँ पेड़ पौधों पर कौन निर्भर है, हिरण। हिरण को कौन खा गया, लॉयन, शेर। यहां पर कह सकते हैं कोई मध्यवर्ती जीव और खा गया, उसको कौन खा गया, शेर। या मैं कह सकता हूं कि ये जो टिड्डा है, टिड्डे को कौन खा सकता है, पक्षी, ठीक है। मक्खियों को कौन खा सकता है, चूहा खा सकता है। इसी प्रकार से खरगोश टिड्डे पर निर्भर हो सकता है, ठीक है। या किस पे, छोटी छोटी मक्खियों के ऊपर निर्भर हो सकता है।
तो इस प्रकार से ये जो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मैच खा गई, तो ये जो जाल बन गया, आपको ये जाल दिख रहा है, ये क्या क्या कहलाता है? खाद्य जाल। क्या कहलाता है? ये खाद्य जाल। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको ये उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल में प्रत्येक जीव के पास एक से अधिक भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसे अपन खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। अब देखो पोषी स्तर। अगला इस चैप्टर में अगर बोर्ड में आने लायक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट वो एबसदे भी आएंगे, अथवा भी आएगा, तो अथवा में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं पौष्टिक स्तर की, ट्रॉपिक लेवल। तो अपने कहा अभी खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, तो मैं कह सकता हूं खाद्य श्रृंखला, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें विभिन्न कड़ियां थी। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। पोषी स्तर कहलाती, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, आपको कहीं विथ एग्जाम्पल समझाइए, एग्जाम्पल के द्वारा या पिरामिड के द्वारा या नामांकित डायग्राम के द्वारा पोषी स्तर को समझाइए, तो क्या लिखोगे? ये मान लो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले, ठीक है, यहां तो आ गया ये सूर्य का प्रकाश, ये हो गया उत्पादक, ये हो गया यहां तो पौधे तो उत्पादक हो गए। ये खाद्य श्रृंखला है, पौधों के ऊपर निर्भर कौन है? टिड्डे, प्राथमिक उपभोक्ता, ये मेंढक, ये सांप और ये चील। ठीक है, तो ये देखो उत्पादक तो क्या है? उत्पाद, हरे पौधे तो क्या हो गए? उत्पादक। मैं कह सकता हूं ये तो है प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर। ठीक है, टिड्डा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? द्वितीयक पोषी स्तर। ठीक है, आगे बात करें, ये द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये हो जाएगा आपके लिए तृतीयक पोषी स्तर। तृतीयक उपभोक्ता को कह देंगे अपन चतुर्थ पोषी स्तर, और ये हो जाएगा पंचम पोषी स्तर। ठीक है, ये भी अपने साथ के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि पोषी स्तर को दर्शाने ना, तो आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी, आपको अगर एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, आपको ये कह सकता है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन होता है? तो आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर सदैव उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर सदैव कौन होते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता द्वितीयक पोषी स्तर से स्टार्ट होते हैं। उपभोक्ता द्वितीयक से, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है उसे अपन कहेंगे द्वितीयक पोषी स्तर। तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा वह तृतीयक पोषी स्तर पर, और जो थर्ड वाला चला जाएगा चतुर्थ पे, चतुर्थ वाला चला जाएगा पंचम पे। तो पोषी स्तर एक अधिक रहेगा, ये जरूर ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। आपको क्या बताना है? एक त्रिभुजाकार आकृति का चित्र बनाना है, जिसमें आपको ये उदाहरण के लिख देना, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता आपको ये दर्शा देने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो इसको ढंग से तरीके से तैयार करें। आगे देखो बेटा, परिभाषा है आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर, जैसे घास, कीट, मेंढक, सर्प और बाज जो चित्र के द्वारा दर्शाया गया था, उसी को अपन ये कह सकते हैं कि जो घास है उत्पादक है, प्राथमिक, कीट प्राथमिक उपभोक्ता तो द्वितीयक उपभोक्ता, मेंढक में द्वितीयक उपभोक्ता है तृतीयक पोषी स्तर, सर्प तृतीयक उपभोक्ता तो चतुर्थ पोषी स्तर, और जो बाज है वो पंचम पोषी स्तर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सहित आपको ढंग से दर्शाना है। तो बेटा ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे 13 चैप्टर से। अब तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया,
पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ लिया, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक थे जैविक अजैविक उन घटकों के बारे में पढ़ लिया, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी आहार श्रृंखला जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आज के इस सेशन में अपन इन्हीं टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप इन्हें डिटेल से पढ़ सके और इनका वापस से रिवीजन कर सके ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे और आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल पाया होगा, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 5 में से 5 नंबर तो इजीली ला सकते हो। प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर अगर आपको लेक्चर मिले और प्रॉपर अगर आपको नोट्स मिले तो आपके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी गई है और आज के सेशन को बड़े डिटेल के साथ आपको दर्शाया गया है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दें जिन्हें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ताकि उन्हें ये चैप्टर इजीली याद हो सके और उनके भी बोर्ड एग्जाम में नंबर आ सके। तो इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है, आगे का जो भाग बचा हुआ है उसे अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन करें, दोबारा से एक बार इसको पढ़ें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।